सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और जिन लोगों ने ऑलरेडी देख लिया तो उनके लिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वाला एपिसोड। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फॉरेन रियलम, जिसे कि हम नेदर वर्ल्ड भी कहते हैं, तो वहां के जो डीमंस थे उन्होंने 9 हेवन और 10 अर्थ में घुसपैठ करना शुरू कर दिया था, जहां पर ग्रेट एल्डर का सामना फॉरेन रेस के एक ट्रू इमॉर्टल लेवल के कल्टीवेटर से हो जाता है, जिसको ग्रेट एल्डर थोड़ा बहुत इंजर्ड भी कर देते हैं। लेकिन इसी बीच फॉरेन रेस से 3 सुप्रीम बीइंग सामने आते हैं, जिनमें से एक का नाम वू रेन था, जो फॉरेन रेस के यंगर जनरेशन और 9 हेवन और 10 अर्थ के यंगर जनरेशन के बीच में एक बैटल करवाता है, जहां पर फॉरेन रेस के डीमंस का सीधा और साफ मकसद यही था कि वो लोग 9 हेवन और 10 अर्थ के जो कल्टीवेटर्स हैं उनको बेरहमी से मार के उनके अंदर में जो परफेक्ट इमॉर्टल सीड है उसको हासिल कर लेना। अब इस मकसद को पूरा करने के लिए वो सभी डीमंस इन लोगों पर एक साथ टूट पड़ते हैं, जो देखकर शीहाओ भी चुप नहीं रहता और तुरंत ही वो अपनी डाओ की पावर्स को एक्टिवेट करता है और उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर शीहाओ फॉरेन रेस के सभी यंगर जनरेशन के कल्टीवेटर्स से कहने लगता है कि अगर तुम लोगों में से किसी के भी अंदर दम है तो आओ और मुझसे आकर लड़ लो। इवन अगर तुम लोग चाहो तो झुंड में आकर भी तुम मुझसे लड़ सकते हो, मैं अकेला ही तुम सबको मौत के घाट उतार के रख दूंगा। अब इतना सुनना ही था कि जितने भी नेदर वर्ल्ड के सुप्रीम वॉरियर्स थे वो सभी एक के बाद एक लगातार शीहाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि शीहाओ उन सभी अटैक्स को डोज करना शुरू कर देता है और लगे हाथ वो इनको डिस्ट्रॉय भी करता जाता है। इनफैक्ट वो इन सभी से अकेला ही जाकर भिड़ गया था। अब ये देखकर पर्पल सन हेवनली मोनार्क कहता है कि आखिर शीहाओ यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सठिया गया है जो कि अकेला इन सबसे लड़ने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर ऐसा नजारा देखकर सेक्रेड एकेडमी के एल्डर बताते हैं कि ये फॉरेन रेस के जो लोग हैं ये असल में तुम लोगों का सफाया करके तुम्हारे पास में जो इमॉर्टल सीड है उसे हथियाना चाहते हैं, इसीलिए शीहाओ उन सभी का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है ताकि तुम लोग सही और सलामत रहो। इसी दौरान हम देखते हैं कि शीहाओ के ठीक सामने फॉरेन रेस एक पावरफुल कल्टीवेटर आ गई थी, जिसका नाम येन लिन है और ये सिल्वर एनर्जी और सिल्वर स्पिरिट को भी पोजेस करती है, जहां पर वो शीहाओ से कहती है कि तुम हमें ललकारने की हिम्मत कर रहे हो। हाँ, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है जो कि तुम इस तरह अपनी मौत की तलाश में हमसे लड़ने के लिए चले आए। अब ये बोलकर वो शीहाओ के ऊपर अपनी एब्सोल्यूट सिल्वर एनर्जी से अटैक कर देती है, जो देखकर पर्पल सन लॉर्ड कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम हमारे साथी पर एक साथ हमला करो। अब ये बोलकर जितने भी 9 हेवन और 10 अर्थ के सुप्रीम जीनियस थे वो सभी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक साथ मिलकर उन सभी पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि वो सिल्वर बालों वाली लड़की के जो सिल्वर एनर्जी थी वो धीरे धीरे करके शीहाओ की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी, मगर तभी यहाँ पर उसके सामने ग्रेट एल्डर की स्पिरिचुअल फॉर्म अपीयर हो जाती है, जहां पर ग्रैंड एल्डर जैसे ही उस लड़की को घूर के देखते हैं तो वो लड़की उनके घूरने मात्र से ही डरकर पीछे की तरफ हटने लगती है। लेकिन उसी दौरान फॉरेन रेस के वहीं 3 सुप्रीम बीइंग सामने आ जाते हैं और हंसते हुए ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप बेवजह हमारे रियलम के यंगर जनरेशन के कल्टीवेटर्स को डरा धमका रहे हैं। जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अगर मैं सच में ऐसा करना चाहता तो तुम्हारे रियलम के सुप्रीम वॉरियर्स का एग्जिस्टेंस कब का मिट चुका होता। जहां पर हमें इन फॉरेन रियलम के सुप्रीम एल्डर्स का नाम वूरेन, वूदी और वूजी बताया जाता है, जिसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि हमारे होते हुए तुम यहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं कर पाओगे और वैसे भी वो तुम्हारा ही लड़का था जो कि अकेला इन सब से फाइट करना चाहता था, लेकिन तुमने जल्दी से दखल देकर उसे बचाने की कोशिश की, जिससे ये साबित होता है कि तुम्हारे रियलम के जो वॉरियर्स हैं, जिन्हें कि तुम सुप्रीम जीनियस कहते हो, उनकी जो काबिलियत है वो उतनी खास नहीं है। जिस पर एक और फॉरेन रेस का कल्टीवेटर जिसका नाम ब्लू नाइट डीमन था, जहां पे वो कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वरना ये हमें क्यों रोकते हमारे सामने, तो इनके सुप्रीम जीनियस कुछ भी नहीं है। इन्हें देखकर ऐसा फील होता है कि ये लोग अंडे से निकले हुए बिल्कुल एक चूजे हैं जो कि सिर्फ अभी चलना ही सीखे हैं। अब ये बोलने के बाद ये सभी लोग 9 हेवन और 10 अर्थ के सभी सुप्रीम कल्टीवेटर्स की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं, जो सब सुनकर शीहाओ के भाई को यहाँ पर उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर बीच में आकर कहता है कि शांत हो जाओ, ये लोग बस तुम लोगों को टारगेट करके तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नजरें तुम्हारी इमॉर्टल सीड्स पर है, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो और शांत हो जाओ। जहां पर सेक्रेड एकेडमी के एल्डर भी सामने आकर कहते हैं कि हाँ इसने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें अपनी इमॉर्टल सीड्स को बचाने पर फोकस करना चाहिए। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इमॉर्टल एकेडमी में जितने भी एंशिएंट इमॉर्टल सीड्स थे वही इनका मैन टारगेट है, इसीलिए बाकी सब कुछ हमारी सेक्रेड एकेडमी पर छोड़ दो, क्योंकि हमारे पास वो एंशिएंट इमॉर्टल सीड्स नहीं है जिन पर इनकी नजरें हैं, जहां पर सेक्रेड एकेडमी के कई डिसाइपल भी आगे आ जाते हैं। मगर तभी वहां पर जे शियान कहता है कि नहीं एल्डर आप गलत है, आज का ये जंग हमारे लिए मौका है ये देखने का कि नेदर वर्ल्ड के वॉरियर्स की असली ताकत क्या है। जिस पर 10 क्राउन किंग भी वहां पर आकर कहता है कि अगर हम इन्हें ही नहीं रोक पाए तो हमें जो ट्रू जीनियस का टाइटल दिया गया है उसका क्या मतलब रह जाएगा। हम सभी को यंग सुप्रीम कहा जाता है, तो इस टाइटल की वैल्यू क्या ही रह जाएगी। और वैसे भी हमारे लिए एंशिएंट सीड मायने नहीं रखता, इसीलिए एल्डर हमें लड़ने दे ताकि हम इनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। अब इतना कहते ही वहां पर मौजूद सभी सुप्रीम
जीनियस अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं, जिस पर फॉरेन रेस के कुछ सुप्रीम कल्टिवेटर्स भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जहां पर हम देखते हैं कि दोनों तरफ के सुप्रीम वॉरियर्स की जो पावरफुल एनर्जी थी वो आपस में जाकर टकरा जाती है। मगर तभी यहाँ पर वो तीनों एल्डर्स कहते हैं कि अगर देखा जाए तो दोनों साइड्स के सुप्रीम वॉरियर्स में लड़ने का जो जुनून है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये नजारा बिल्कुल पिछली बार की तरह है। अब ये बात सुनकर शिहाओ भी बड़ी हैरानी के साथ उन्हीं की तरफ देख रहा था, जहां पर उसके मन में एक और सवाल उठ रहा था कि आखिर इनके पिछली बार के कहने का क्या मतलब है। इसी बीच फॉरेन रियलम का एक और एल्डर कहता है कि क्यों ना हम अपने एंसेस्टर्स के उसी पाथ को फॉलो करें और इमोर्टल टर्टल शेल का यूज करके तय करें कि कौन किससे फाइट करेगा। अब यहाँ पर उनकी ये सारी बातें सुनकर ग्रेट एल्डर बताते हैं कि पिछली बार भी इन्होंने हम पर अटैक किया था और उस वक्त हमारे रियलम के टॉप लेवल के कल्टिवेटर्स और वॉरियर्स ने उनका डटकर सामना किया था, जहां पर इन लोगों ने इसी इमोर्टल टर्टल शेल के जरिए से अपोनेंट्स चुने थे। और इसके बाद हमारे रियलम के जितने भी वॉरियर्स ने इस बैटल में भाग लिया था वो तब तक लड़ते रहे जब तक खून की नदियां नहीं बह गई। हमारे रियलम के सभी लोग मारे गए थे, वहां पर एक भी सिंगल सर्वाइवर नहीं बचा था। जहां पर अब ग्रेट एल्डर गुस्से में उन लोगों से कहते हैं कि अच्छा, तो अब तुम लोग वही गंदी चाल दोबारा से चलना चाहते हो? क्या तुम्हें किस्मत के साथ खिलने से डर नहीं लगता? जिस पर वो एल्डर हंसते हुए बोलता है कि इसमें डरने वाली क्या बात है, ये तो बस एक डुअल है। इसी दौरान हम देखते हैं कि सेक्रेड एकेडमी के एल्डर वहां पर मौजूद सभी लोगों से कहने लगते हैं कि डरपोकों की तरह जीने से बेहतर है कि लड़ते हुए मरा जाए, क्योंकि जंग में मरने से ज्यादा खौफनाक है डरकर जिंदा रहना। अब इस बात पर इमोर्टल एकेडमी का एल्डर भी एग्री करता है और कहता है कि अगर आज हम इन्हें नहीं रोक पाए तो फ्यूचर के बारे में बातें करना कि हम फ्यूचर को बचाएंगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। परफेक्ट इमोर्टल सीड होने का भी क्या फायदा जब हम ये छोटा सा बैटल ही नहीं जीत पाए। इससे अच्छा है कि हम एक ऐसा बैटल लड़े जिससे पूरी दुनिया ही कांप उठे। अब इस बात पर 9 हेवन और 10 अर्थ के सभी वॉरियर्स एग्री करते हैं। और इधर दूसरी तरफ फॉरेन रियलम का जो सुप्रीम एल्डर था वो यहाँ पे कहता है कि बहुत बढ़िया, अब जबकि तुम सब एग्री हो चुके हो तो चलो इसे किस्मत पर छोड़ देते हैं। अब ये बोलकर वो एल्डर पर्पल कलर की एनर्जी को रिलीज करता है और उसी पोर्टल को ओपन करता है, जिससे इमोर्टल टर्टल शेल का बैटलफील्ड समन होता है, जहां पर पोर्टल के खुलते ही हमें इमोर्टल एंशिएंट एरा के लास्ट टाइम के बैटलफील्ड को दिखाया जाता है। और तभी यहाँ पर हमें एक जाइंट सा फिगर दिखाई देता है जो अपनी मुट्ठी से सबको उठाकर पूरे प्लेनेट समेत इमोर्टल एंशिएंट एरा वाली जगह में ले आता है, यानी कि एंशिएंट बैटलफील्ड के थोड़े से दूर वाली जगह में। अब यहाँ पर ये जो फॉरेन रेस के डीमंस थे ये लोग आपस में और भी बातें करते हैं। बेसिकली ये लोग 9 हेवन और 10 अर्थ के जो ट्रू इमोर्टल्स और जो इमोर्टल किंग्स थे उनकी बेइज्जती ही यहाँ पर इनके सामने कर रहे थे कि कैसे उनके रियलम के एंसेस्टर्स ने इनके इमोर्टल किंग लेवल के पूर्वजों को कुत्ते की मौत मारा था। जिसके बाद वो डीमन, जिसे स्नेक यक्सा भी कहते हैं, वो यहाँ पर कहता है कि जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने इनके रियलम के सो कोल्ड ट्रू इमोर्टल्स को कुचल दिया था, ठीक वैसे ही हम भी इनके सो कोल्ड इमोर्टल्स को कुचल देंगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग एक अलग जगह पर पहुंच जाते हैं और वो जाइंट स्टैचू वाला बंदा जैसे ही अपने हाथ को टाइट करता है तो उसके प्रेशर से एक लेने टाइप का ऑब्जेक्ट भी पूरी तरह से क्रश होकर रह जाता है, जिससे एक पीस निकलता है जिसे लिटिल डीमन आर्मर प्लेट भी कहते हैं। और इसकी सबसे खास एबिलिटी ये है कि ये खुद डिसाइड कर सकता है कि फाइट किन दो बंदों के बीच में होगी। इसी बीच उससे एनर्जी लाइट्स बाहर आती है जो कि दोनों तरफ के दो वॉरियर्स को लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए सिलेक्ट करती है, जिसमें से 9 हेवन और 10 अर्थ की तरफ से जिस वॉरियर को चुना जाता है उसका नाम शुआन कून है और ये हमें प्रिंसेस गर्ल के साथ ही ज्यादातर नजर आता था। और इधर दूसरी तरफ फॉरेन रेस से जिस बंदे को सबसे पहले चुना जाता है वो यही डीमन था, यानी स्नेक यक्सा, जो कि अंदर ही अंदर इतना खुश होता है कि हंसते हंसते अपने एंसेस्टर से कहने लगता है कि एंसेस्टर प्लीज मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि मैं पहला वो इंसान हूँ जो इस बैटलफील्ड में उतरने वाला है और आज मैं इन सबको मसल कर रख दूंगा। इनफैक्ट मैं अकेला ही इन सबके इमोर्टल सीड को भी छीन लूंगा। अब यहाँ पर अपने सबसे करीबी साथी को सिलेक्ट होता देखकर प्रिंसेस गर्ल थोड़ी टेंशन में आ जाती है और बोलती है कि मगर शुआन कून के पास तो कोई भी परफेक्ट इमोर्टल सीड नहीं है, तो आखिर वो कैसे उसका सामना कर पाएगा, वो वहां पर कैसे सर्वाइव करेगा। इस पर वो कहने लगा कि मेरी चिंता मत करो, तुम लोग बस मेरे लिए चीयर करते रहना। और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर जितने भी सुप्रीम एक्सपर्ट और जीनियस कल्टिवेटर्स थे वो अपनी अपनी दुश्मनी को लात मार के दूर करते हैं और सब कुछ भुलाकर शुआन कून के लिए चीयर करने लगते हैं। जहाँ पर वो प्रिंसेस गर्ल भी उसे देखकर कहती है कि प्लीज अपना ख्याल रखना, जिस पर शुआन कून भी हाँ करते हुए सीधा मैदान में उतर जाता है और अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं शुआन कून, जिसने इमोर्टल एनर्जी के 3 स्टैंड को कल्टीवेट किया है और मुझे 4 जीनियस में से एक माना जाता है। अब ये बोलकर वो यहाँ पर अपनी अर्थ एलिमेंट की पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिससे यहाँ पर जमीन से बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें निकलने लगती हैं। अब यहाँ पर उसकी ऐसी पावर्स को देखकर इमोर्टल एकेडमी का एल्डर भी सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि यकीन नहीं होता कि इस लड़के ने अभी के अभी एनलाइटमेंट को अचीव कर लिया है। इसी दौरान शुआन कून आसमान की तरफ इशारा करता है और उसी पल ऊपर से 3 बड़े बड़े स्वॉर्ड्स समन होकर सीधे स्नेक यक्सा की तरफ बढ़ जाते हैं, जो देखकर स्नेक यक्सा भी शांत नहीं बैठता। वो अपने हैंड साइन को बनाते हुए यक्ष एनर्जी को यूज करता है और काफी सारे जाइंट स्नेक को
समन करता है और उसे सीधा शुआन कुन के ऊपर में छोड़ देता है, जहां पर वो स्नेक तेजी से उन स्वॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से शुआन कुन सीधा जमीन पर जा गिरता है। अब ये देखकर इमॉर्टल वैली के यंग मास्टर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है उस फॉरेन रेस के कल्टीवेटर के ऊपर में। तभी स्नेक यक्सा को भी इस चीज का पता लग चुका था कि वो जिसके साथ फाइट कर रहा है उसके पास में कोई भी इमॉर्टल सीड नहीं है, जहां पर वो कहने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास तो कोई परफेक्ट इमॉर्टल सीड भी नहीं है, तुम वो शिकार नहीं हो जो मुझे चाहिए था। मगर शुआन कुन को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जिसके तुरंत बाद वो हवा में जंप करते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और अपनी पावर से 2 जाइंट हैंड्स को समन करता है और उसे सीधे उस डीमन पर दे मारता है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन अगले ही पल वो डीमन अपनी पूंछ से पलटवार करता है और शुआन कुन को जोर से मारकर जमीन पर पटक देता है। और इधर दूसरी तरफ इमॉर्टल एकेडमी का वो एल्डर कहने लगता है कि इस ग्रे मिस्ट में तो अनडाइंग एनर्जी भरी पड़ी है, जिसके चलते उसके दुश्मन की जो बॉडी है वो कभी ना डिस्ट्रॉय होने वाली बन गई है और इस वजह से उसके लिए उसे रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसी दौरान शुआन कुन भी समझ जाता है कि अब यहाँ पर उससे लड़ने के लिए उसे अपने वेपन्स निकालने ही पड़ेंगे और फिर तभी वो अपने डिवाइन वेपन को बाहर निकालता है और अपनी पूरी ताकत के साथ वो स्नेक यक्सा की तरफ में बढ़ने लगता है। लेकिन इसी बीच वो स्नेक यक्सा भी अपने ट्रू पाइथन वाले फॉर्म में आके अपना विशालकाय मुंह खोलता है और शुआन कुन को सीधे अपने अंदर संभाल लेता है और इसके साथ ही पूरा माहौल सन्न रह जाता है, क्योंकि शुआन कुन बुरी तरह इंजर्ड हो चुका था। इवन कि वो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, जहां पर स्नेक यक्सा उसे देखकर कहता है कि अब वक्त आ गया है इस बैटल को खत्म करने का। वैसे भी अब मुझे इसमें बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। अब ये बोलकर वो अपने अल्टीमेट स्टार शैटरिंग विंग्स नाम की एक टेक्निक का यूज करता है, जिससे उन पोर्टल से ढेर सारी स्वॉर्ड्स निकलकर सीधा जमीन पर गिरने लगती हैं और इधर शुआन कुन बिल्कुल ही बेबस नजर आ रहा था। और फिर तभी वहां पर थंडर एनर्जी का एक काफी भयानक टाइप का धमाका होता है, जहां पर सब कुछ थम सा जाता है। सभी की आंखें उस बैटलफील्ड के ऊपर पड़े शुआन कुन पर टिकी होती हैं, जहां पर उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो आखिरी बार प्रिंसेस की तरफ में देखता है, उसे याद करता है और प्रिंसेस भी उसी को देख रही थी, क्योंकि उसे उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। लेकिन तभी अगले ही पल वो डीमन अपनी पूंछ को शुआन कुन के पेट में घुसा देता है और सिर्फ एक ही झटके में वो उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। अब ऐसा नजारा देखकर शिहाओ गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेता है। वहीं दूसरी तरफ स्नेक यक्सा न सिर्फ शुआन कुन की बॉडी को चीर चुका होता है, बल्कि उसकी सोल को भी वहीं पर कैप्चर कर लेता है। यहाँ तो उसकी बॉडी को लिटरली 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। अब यहाँ ऐसा खौफनाक मंजर को देखकर प्रिंसेस को एक बहुत बड़ा सा झटका लगता है और वो बेचारी रोने लगती है। उसी पल शिहाओ का भाई भी कहता है कि सच में ये लोग किसी दरिंदे से कम नहीं है, यहाँ तक कि ये तो हमें इंसान भी नहीं समझते। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो इमॉर्टल टर्टल शेल फिर से एक्टिवेट होता है और नए कैंडिडेट्स को चूज करने लगता है, जहां पर शिहाओ को लगता है कि अब उसकी बारी है, जिस वजह से वो उस आर्मर पीस को लेने की कोशिश करता है। मगर वो फ्रैगमेंट शिहाओ को क्रॉस करके आगे निकल जाती है और आगे जाकर मिस लू होंग को नेक्स्ट बैटल के लिए चुनती है। अब ये देखकर शिहाओ को गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम सबसे अकेला लड़ लूंगा, इसीलिए मुझे मैदान में आने दो। फिर चाहो तो मुझे अकेले 3 लोगों से भिड़ा दो, मैं अकेला तीनों पर भारी पड़ूंगा, और अगर इतना ही डर लग रहा है तो 3 नहीं 10 भेज दो, मैं 10 से अकेले फाइट कर लूंगा, लेकिन दूसरों को इसमें मत घसीटो। अब ये बात सुनकर फॉरेन रियलम का वो सुप्रीम एल्डर कहने लगता है कि लड़के शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन इस इमॉर्टल टर्टल शेल में सबसे प्योर और ग्रेट दांव इंक्लूडेड है, इसीलिए ये हमारी मर्जी से नहीं चलता। अगर एक बार इसे एक्टिवेट कर दिया गया तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता, तब तक जब तक कि ये बैटल पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। इससे पहले भी एक ट्रू इमॉर्टल ने बीच में आने की कोशिश की थी, उसने इस बैटल में इंटरफेयर करना चाहा, मगर उसके बाद उसका जो अंजाम हुआ वो बहुत ही भयानक था, क्योंकि उस इमॉर्टल की जो बॉडी थी वो राख बन गई थी। अब जैसे ही शिहाओ ये सुनता है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इसी दौरान अब लू क्लैन की जो लड़की थी ना, मिस लू होंग, जिसको गॉडेस ऑफ लाइफ का टाइटल दिया गया है, वो यहाँ पर आगे आती है, जहां पर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करती है। अब यहाँ पर उसकी बॉडी से लाइफ एनर्जी को निकलता देखकर ये जो डीमन था वो तुरंत फील कर लेता है कि इसके अंदर एक परफेक्ट इमॉर्टल सीड है, जो बात उसे और भी ज्यादा एक्साइटेड कर देती है। लेकिन तभी उसका एल्डर उस पर प्रेशर डालते हुए कहता है कि चुपचाप वापस आओ। अब ये देखकर वो कहता है कि एल्डर प्लीज मुझे ये बैटल भी लड़ने दे, क्योंकि अगर मैंने इसे हरा दिया और इसकी सीड ले ली तो मैं अपने रियलम के लिए और भी बहुत कुछ कर पाऊंगा। जिस पर वो एल्डर कहता है कि तुम अपने बैटल को पहले ही जीत चुके हो, और वैसे भी ये बैटल हमारे लिए बस एक ट्रेनिंग के जैसा है, इसीलिए तुम्हें अपने साथियों को भी मौका देना चाहिए ताकि उन्हें भी इससे काफी कुछ सीखने को मिले। अब इधर शिहाओ जैसे ही उस एल्डर की बात सुनता है तो वो और भी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि ये लोग 9 हेवन और 10 अर्थ के जो वॉरियर्स हैं उनको बस एक ऐसा ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं जो कि उनकी ट्रेनिंग में मदद कर रहा है। जिसके कुछ देर बाद फॉरेन डोमेन से गोल्डन डीमन बर्ड नाम की लड़की को सिलेक्ट किया जाता है, जिस पर वो लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि अब तो यहाँ पर इस बैटल को लड़ने में मजा ही आ जाएगा। तभी वो दूसरी लड़की सिल्वर बालों वाली कहती है कि मैंने सुना है कि इस इमॉर्टल सीड के साथ मर्ज होकर कोई भी इमॉर्टैलिटी को अचीव कर सकता है और गॉडेस ऑफ लाइफ भी बन सकता है, लेकिन अफसोस ये मौका इसे मिल रहा है। इसी बीच गोल्डन डीमन
बर्ड आगे आती है और मिस लू होंग से कहती है कि छोटी बच्ची, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो चुपचाप अपनी इमॉर्टल सीड ऑफ लाइफ को मेरे हवाले कर दो। जहाँ पे मिस लू होंग उससे कहने लगती है कि अच्छा, तो तुम मुझसे सरेंडर करने को कह रही हो? शायद तुम भूल गई हो कि हमारे एक इमॉर्टल किंग ने तुम्हारे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन तुम जिंदा बच जाओगी इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अब ये बोलकर वो अपना वेपन निकाल लेती है और इधर वो गोल्डन डीमन बर्ड अपने पंखों से खुद को कवर करते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें ये सब कहने की हिम्मत कहाँ से मिल रही है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? अब ये कहकर वो अपने डिमोनिक पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस लू होंग भी अपना तीर छोड़ देती है, जहां पर वो डीमन बर्ड अपनी एक इनेट डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और हेवनली सोल डिमोनिक साउंड टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करती है, जिसके साउंड वेव से जैसे ही ये लड़की टकराती है तो उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है, लेकिन फिर वो किसी तरह अपनी सोल को वापस बॉडी में मर्ज करती है। अब ये देखकर वो गोल्डन डीमन बर्ड अपने क्लैन की एक अल्टीमेट एंसेस्ट्रल टेक्निक को एक्टिवेट करती है, जिसे देखकर इमॉर्टल एकेडमी का एल्डर कहता है कि ये टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये काफी ज्यादा एनर्जी भी कंज्यूम करता है, इसीलिए लू होंग के पास इसे काउंटर करने का एक आखिरी मौका है। जहां पर हम देखते हैं कि मिस लू होंग उसके इस अटैक को रोकने के लिए अपने 3 एरोज से उस पर अटैक करती है, जो कि उसके क्लैन की एक पावरफुल टेक्निक में से एक है और इसके लिए उन्हें लाइफ इमॉर्टल सीड की पावर्स की जरूरत पड़ती है। जहां पर हम देखते हैं कि दोनों के अटैक्स आपस में जा टकराते हैं, जिससे यहाँ पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो डीमन बर्ड उसके ऊपर भारी पड़ती है और एट द एंड मिस लू होंग हमें बहुत ही बुरी हालत में नजर आती है और ये देखकर उसके क्लैन के सभी लोगों को उसकी काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। इसी बीच वो एल्डर बताते हैं कि मिस लू होंग के पास स्ट्रॉन्ग वाइटैलिटी तो है, लेकिन बैटल स्किल्स की कमी की वजह से आज उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी रही है। जहां पर हम देखते हैं कि वो गोल्डन डीमन बर्ड उसके करीब जाती है और अपने पैरों से उसे कुचलने लगती है और उसे ब्रूटली मार के उसके अंदर से उसकी लाइफ इमॉर्टल सीड को निकाल लेती है। ये नजारा रैबिट गर्ल से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। जिसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक और वॉरियर की बारी आती है जिसका नाम जियांगशी था, लेकिन भाई इसका भी वही हाल होता है जो बाकियों का हुआ था। सिल्वर बालों वाली लड़की उसे मारने के बाद कहती है कि तुम्हारे अंदर तो अच्छी खासी कोई सीड ही नहीं है और मैं इस बेकार से सीड को तो बिल्कुल भी नहीं लूंगी। और अब ऐसे करते करते पर्पल सन लॉर्ड की बारी आती है, जहां पर उसका जो सर्वेंट था वो उसे अपना ख्याल रखने को कहता है, जिस पर पर्पल सन मोनार्क भी हाँ कहता है और ये बोलकर वो मैदान में कूद जाता है, जहां पर वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है। इसी दौरान फॉरेन रेस से जिस कल्टिवेटर को चुना जाता है वो यहाँ पर उसके सामने आ जाता है और इसे कहते हैं मैंटिस सेंटिपीड, जो कि पर्पल सन लॉर्ड से फाइट करने वाला है। जहां पर आते ही वो अपनी पावर्स रिलीज करता है। वहीं दूसरी तरफ पर्पल सन लॉर्ड भी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पावर्स से पर्पल सन को क्रिएट करता है, जो अपने आप में एक बेहद पावरफुल अटैक है। लेकिन यहाँ वो क्रिएचर अपनी इविल एनर्जी से उस पर अटैक करता है, जो देखकर पर्पल सन लॉर्ड अपने उसी फीनिक्स से सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो इविल एनर्जी सीधा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ अजीब टाइप की एनर्जी उसके बॉडी के अंदर जाकर उसकी इमॉर्टल सीड की सारी पावर्स को सील कर देती है, जिसे पर्पल सन हेवनली मोनार्क भी फील कर लेता है और बड़ी हैरानी से कहता है कि आखिर तुमने मेरी इमॉर्टल सीड की पावर्स को सील क्यों किया? आखिर तुम्हारे ये सब करने का क्या मतलब है? जिस पर वो क्रिएचर कहता है कि क्या कहा तुम्हारा इमॉर्टल सीड, लेकिन अब तो ये मेरा इमॉर्टल सीड होने वाला है और इसके साथ मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अब ये बोलकर वो उसके इमॉर्टल सीड को जबरदस्ती उसके शरीर से बाहर निकाल लेता है, जिससे उसे यहाँ पर काफी ज्यादा पेन हो रहा था, मगर वो हार नहीं मानता और दोबारा अपनी पावर्स को गैदर करते हुए उस सीड को वापस अपनी बॉडी में फ्यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो एग्ली सा मॉन्स्टर उसे ऐसा करने नहीं देता, वो उसके करीब जाता है, मल्टीपल स्लैशिंग अटैक करता है और इतनी बेरहमी से पर्पल सन मोनार्क को काट डालता है कि उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तुम भी देख सकते हो कि कैसे उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अब ऐसा खौफनाक नजारा देकर वो बेचारा उसका सर्वेंट भी रोने लगा है। जहां पर हम प्रिंसेस गर्ल को देखते हैं, जो कि यहाँ पे कहने लगती है कि क्या हम बस अपने दोस्तों को इस तरह से मरते हुए देखते रहेंगे? क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? वहीं ग्रैंड एल्डर अपने मन में सोचते हैं कि इस बैटल में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें शेल चुनेगा और सिर्फ जीतने वाला ही इस मौत के खेल को रोक पाएगा। जो हार जाएगा उसकी साइड के लोग तो उसकी बॉडी तक वापस नहीं ला पाएंगे। इसी दौरान हम शिहाओ को देखते हैं, जिसके धैर्य का बाण अब टूट रहा था, जहां पर वो इस चीज को ठान लेता है कि वो इन चारों को इतनी बूढ़ी मौत मारेगा कि उन सब की रूह तक कांप उठेगी। इसी दौरान वो इमॉर्टल टर्टल शेल एक बार फिर से एक्टिवेट होता है, लेकिन इस बार उसका कलर गोल्डन था, जो देखकर फॉरेन रियलम का वो सुप्रीम एल्डर कहता है कि ये शेल यहाँ पर इस बात का इम्प्लीकेशन कर रहा है कि अब यहाँ पर तुम्हारा अगला दुश्मन तुम्हारे लिए बेहिसाब फॉर्च्यून लेकर आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अगला बैटल भी लड़ो। इसी दौरान हम देखते हैं कि इस बार शिहाओ के भाई को चुना जाता है, जहां पर उसका जो सुप्रीम बोन था वो ग्लो कर रहा था, जिसे वो क्रिएचर भी भांप लेता है और खुशी के मारे कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो कमाल की सुप्रीम बोन है, जल्दी आओ और मर जाओ ताकि मैं उसे हासिल कर सकूं। जिस पर शिहाओ का भाई अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए बोलता है कि वहीं रुक, तेरी खाल तो मैं उधेड़ दूंगा। लेकिन तभी शिहाओ पीछे से उसे रोक लेता है और आगे आकर सभी से कहता है कि इसकी जगह मैं जाऊंगा। अब ये सुनकर फॉरेन रियलम का वो सुप्रीम एल्डर शिहाओ से कहता है
कि अगर तुम बार बार इसमें इंटरफेयर करोगे तो मैं तुम्हें अपने इन्हीं हाथों से मार दूंगा। बाद में मुझे ब्लेम मत करना। लेकिन इसी दौरान शी हाओ टेलीपैथी के थ्रू किन हाओ से कहता है कि किन हाओ मेरी बात सुनो, जो सुप्रीम बोन मैंने तुम्हें दी थी उसे अभी तुरंत एक्टिवेट करो। जिस पर किन हाओ बिल्कुल वैसा ही करता है और अपने भाई के सुप्रीम बोन को तुरंत ही एक्टिवेट कर देता है, जिससे यहाँ पर काफी बड़े बड़े फिनोमिना होते हैं, जहाँ पर 2 डिवाइन ड्रैगन का फिगर अपीयर होता है। उसी समय शी हाओ भी अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिसके कुछ देर बाद दोनों भाई का जो ऑरा था वो एक जैसी हो जाती है और फिर तभी वो एनर्जी फ्रैगमेंट किन हाओ से होकर सीधा शी हाओ की बॉडी में समा जाता है, जिससे यहाँ पर हमें पता चलता है कि दोनों भाई का जो ऑरा था वो सेम होने की वजह से वो ग्रेट दाओ का इमोर्टल शेल भी कंफ्यूज हो चुका था और उसने इस कंफ्यूज की वजह से शी हाओ को चुन लिया। और ऐसा हो पाया केवल और केवल शी हाओ के सुप्रीम बोन की वजह से, जो कि उसने उस वक्त अपने भाई को दे दिया था। इसी दौरान शी हाओ अपना हाथ ऊपर उठाता है और सक्शन फोर्स से उस आर्मर पीस को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे यहाँ पर एनर्जी का एक जबरदस्त फ्लक्चुएशन होता है, जहाँ पर शी हाओ कहता है कि हमारी जो एनर्जी है वो बिल्कुल एक जैसी है, जिससे हेवनली डाओ को भी मात दी जा सकती है। तो फिर इस टूटे हुए कछुए के शेल की क्या औकात। इसके बाद शी हाओ अपने भाई से कहता है कि अब तुम पीछे हट जाओ और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अब ये बोलकर शी हाओ आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से पर्पल सन का वही सर्वेंट शी हाओ के सामने अपना माथा जमीन पर पटकते हुए कहता है कि हुआंग, मैंने आज तक जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं अंधा था जो कि तुम्हारी काबिलियत को देख नहीं सका। मैं हाथ जोड़कर तुमसे भीख मांगता हूँ कि मेरे मास्टर का उससे बदला लेना और उसे मार डालना। जहाँ पर तभी शी हाओ के पीछे से प्रिंसेस गर्ल भी चिल्लाकर कहती है कि शी हाओ शुआन कुन को उस डीमन ने बहुत बुरी तरह से मार डाला, इसीलिए उसकी कुर्बानी को जाया मत होने देना। जहाँ पर एक के बाद एक सभी लोग कहते हैं कि हुआंग प्लीज उन सबको मार दो, हमारे जितने भी वॉरियर्स मरे हैं उन सबके खून का बदला तुम्हें लेना ही होगा। अब ये बात सुनकर शी हाओ उन सभी से कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शी हाओ बिना एक पल गंवाए उस बैटलफील्ड में कदम रख देता है, जहाँ पर उसके आंखों में साफ देखा जा सकता है कि वो यहाँ पर कितने गुस्से में। वहीं दूसरी तरफ वो क्रिएचर शी हाओ को देखकर हंसने लगा है और अपने साथियों से कहता है कि देखो तो सही ये कितना कमजोर लग रहा है, इवन कि इसके हाथ पैर तो अभी से कांप रहे हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है ये जो इमोर्टल टर्टल शेल था, जो पहले शी हाओ के भाई के टाइम पर गोल्डन कलर में चमक रहा था और एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी को शो कर रहा था, वो अचानक से ठंडा पड़ जाता है और ग्लो करना बंद कर देता है। अब इस बात से अनजान वो स्नेक यक्सा यहाँ पर कहता है कि इमोर्टल टर्टल शेल पर जो ग्रेट अपॉर्चुनिटी से हो रहा था वो अब पूरी तरह से गायब हो गया है, जिस पर वो क्रिएचर गुस्से में आग बबूला होने लगा है और चिल्लाते हुए कहता है कि तूने मेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया, इसीलिए अब मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तो सोच भी नहीं सकता। जहां पर शी हाओ अपनी डाओ की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है कि जो इंसान अब मरने वाला है उसके किस्मत में आखिर कोई भी अपॉर्चुनिटी कैसे रह सकती है। अब ये बोलकर शी हाओ पूरी तरह से अपने बैडेस्ट मूड में आ जाता है और अपने थंडर एम्परर के आर्मर को भी पहन लेता है और दहाड़ते हुए कहता है कि अब मैं अकेला तुम सबको यहीं पर मार के गाड़ दूंगा। मैं तुम सबको चुन चुन कर गिन गिन कर मारूंगा। अगर 2 लोग एक साथ आओगे तो मैं 4 लोगों को मारूंगा। अगर सब मिलकर भी अटैक करोगे तो मैं एक एक को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हारी पूरी यंगर जनरेशन का नामो निशान मिटा के रख दूंगा। और अब इसके साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगा, जो कि काफी ज्यादा शानदार और जानदार होने वाली है। आई होप कि तुम सबको आज का ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।